नमस्कार, स्वागत है खेल खिलाड़ी के आज के अंक में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुई थी और 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए खेलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध जी को और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सह सचिव प्रशांत रघुवंशी जी को। हम आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और सबसे पहले प्रशांत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खेलों का जीवन में क्या महत्व है। अगर हम खेलों की बात करें सर, पहले एक कहावत चरितार्थ होती थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत आज के दिन में परिस्थितियों में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। आज आप देखेंगे कि खेल के क्षेत्र में हमारे जो युवा बच्चे हैं वो कितना अच्छा भविष्य बना रहे हैं और कई बार देखते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ जब दोनों चीज़ों को बैलेंसिंग करके चलते हैं तो एक नया मुकाम, एक अच्छा कैरियर बना लेते हैं। कई उदाहरण हैं हमारे पास इस चीज़ में, कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं उसमें। तो खेलों की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आपको किसी भी दूसरे क्षेत्र में इन्वॉल्व नहीं करता है। आज के युवा की बात करते हैं तो बहुत सारे नशे और ये सब में इन्वॉल्व कई बार गलती से बच्चे हो जाते हैं। तो अगर खिलाड़ी है, जीवन में खेल रहा है, खिलाड़ी है, तो उस पर इतना समय ही नहीं मिलेगा कि वो कहीं भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए। उस पर इतना ना उसके शरीर में इतना दम बचेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ाई और खेल के बाद उसके पास एक ही चीज़ बचेगी, विश्राम और दूसरे दिन की प्लानिंग। तो ये बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है कि खेल जीवन में बच्चों के शुरू से ही आए, स्कूल के समय से आ जाए, जिसको वो लेके यूनिवर्सिटी तक जाएं और फिर आगे स्टेट और नेशनल लेवल तक अपने मुकाम को पाएं। तो अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा दिवाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खेल की वजह से किस ढंग का आप सामाजिक बदलाव देखते हैं, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए, खेल जो है, खेल को मैं मानता हूँ जीवन पद्धति का एक अंग है। जीवन पद्धति में ये इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और खेलों का, जैसे कि प्रधान जी ने कहा, खेलों से सर्वांगीण विकास होता है व्यक्ति का, है ना। तो ये बच्चों से जब तक हम लोग इसके बारे में उनको एजुकेट नहीं करेंगे, जागरूकता नहीं लाएंगे उनके प्रति, और उसके साथ उनके जो अभिभावक है उनको ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि खेल जो है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इससे आपका एक करियर भी बना सकते हैं बच्चे और अपना योगदान देश और समाज को दे सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है यदि आपको स्वस्थ रहना है, हर मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और देश और प्रदेश और शहर का नाम रोशन करना है। तो हर बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए और उनके जो पेरेंट्स हैं, मुख्यतः जो उनके अभिभावक है, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इनकरेज करें। अभी दिक्कत ये है कि स्पोर्ट्स जो है सेकेंडरी, उसमें प्रायोरिटी में नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी अभिभावक को ये रहता है कि पहले वो पढ़ाई कर लें और इस बार जो समय उसके पास बचता है उसमें वो खेल में जाए। होता क्या है कि एक लेवल में आने के बाद में जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को खेलों से विड्रॉ कर लेते हैं। तो उनमें जो एक आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए अभिभावकों कि भाई तुम खेलो, कोई दिक्कत नहीं, खेलो, फेल हुए कोई बात नहीं, असफल हुए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तो ये भावना जब तक अभिभावकों के मन में नहीं आएगी कि हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, नाम कमाने के लिए, जीवन पद्धति को अपनाने के लिए उसको हर तरह से जब तक मदद नहीं करेंगे और अपना इस सोच को बदलेंगे, सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सोच अभिभावकों की, पेरेंट्स की नहीं बदलेगी तब तक मैं नहीं सोचता कि खेलों के प्रति जो चाह रहे हैं हम हालांकि हम तो देख ही रहे हैं कि खेलों में भारत ने बहुत तरक्की की है। चाहे ओलंपिक की बात करें, चाहे एशियन गेम्स की बात करें, चाहे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स की बात करें, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसके पीछे निश्चित रूप से उन अभिभावकों की भूमिका है, उन कोचों की भूमिका है जो उनको इनकरेज करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो एक बार आपने एक लेवल पकड़ लिया, एक स्तर आपका आ गया,
तो मान के चलिए फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे अच्छा ये बात तो इसके साथ ही साथ समाज में जो बदलाव आया है वो स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन रघुवंशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज का जो भागम भाग का समय है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भी रखा है फिटनेस की बात को लेकर, तो कितना महत्व है खेल का फिटनेस को बनाए रखने के लिए और इस भागम भाग भरी जिंदगी में कंपटीशन देने के लिए? आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज का भागम भाग, आप खुद ही बोल रहे हैं कि आज की डेट थोड़ा टफ लाइफ है, लोग बाग बहुत फास्ट जीवन जी रहे हैं और उस कारण बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं और उस कारण उनकी फिटनेस, उनका शरीर उस स्फूर्ति के साथ उनको सहयोग नहीं कर पाता है उनकी शिक्षा दीक्षा कैरियर के लिए। तो उसके लिए सभी को, ना केवल बच्चों को बल्कि सभी लोगों को अपने जीवन के रोज़मर्रा के जो 24 घंटे हैं उसमें से कुछ समय खेल के लिए, व्यायाम के लिए निकालना आवश्यक है। चाहे वो योग करें, चाहे किसी बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, जो भी जितने भी खेल हैं, काइकिंग करें, कुछ भी जो खेल करना चाहें, खेलना चाहें वो करें। चाहे वो अपने एक्सरसाइज करें, जिम में जाके करें, योग करें, सारी चीज़ें हों, लेकिन प्रशिक्षक के रहते हुए ये सारा जो भी नियम कायदा है अपनाएं। कुछ भी ऐसा ना हो कि अपने मन से कुछ भी डाइट फॉलो करने लग जाएं, कुछ भी एक्सरसाइज करने लग जाएं। प्रशिक्षक का होना आवश्यक है, उसके मार्गदर्शन में आप अपनी एक्सरसाइज को नियमित रूप से करें। आपका जीवन में भी सुख समृद्धि सब अच्छे से रहेगा। जब आपका शरीर सुख है, शरीर अच्छा है, तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो कहने का मतलब फिटनेस एक बहुत ही लाभप्रद है जीवन में। अगर सफल होना है, फिट रहना है, आगे बढ़ना है तो दिवाकर जी, आप तो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि किसी ज़माने में आज से 45-46 साल पहले खेल पत्रकारिता में हमने साथ खेल पत्रकारिता की है और मुझे छत्तीसगढ़ के निवासियों को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि दिवाकर मुक्तिबोध जी ऐसे एक शख्सियत हैं जिन्हें 1982 के एशियाई खेलों के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से, समाचार पत्र की तरफ से दिल्ली में रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया था। तो ये मैं दिवाकर जी आज जरूर आपसे कुछ लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आने वाली पीढ़ी को आप बताएं, वो जो डेवलपमेंट की बात होती है खेल में, जो आज हमारा प्रमुख विषय रहा है, तो ये आप कैसे इसको देखते हैं उस संदर्भ में, जब आप उस समय, जबकि टेलीविज़न भी नहीं था, शुरू में आया था और आप प्रिंट मीडिया का ही महत्व था, तो उसको किस हिसाब से आप देखते हैं, जो डेवलपमेंट है उसका कितना लाभ समाज को मिला? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जब भी अपने देश में होते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, तो उसका बहुत सारा लाभ जो है वो जो आयोजकों को तो मिलता ही मिलता है, देश को तो मिलता ही है, लेकिन खिलाड़ियों को भी मिलता है, खिलाड़ियों के जो अभिभावक हैं उनको भी मिलता है। निश्चित रूप से वो इंकरेजमेंट जिस मिलना चाहिए, जागरूकता मिले, वो पैदा होती है। तो हम ये देखते हैं 1982 के बाद में, 1982 के बाद में जब मैं गया था वहाँ एशियन गेम्स कवर करने के लिए अपने अखबार की ओर से, मध्य प्रदेश से हम लोग 2 लोग थे, नई दुनिया से मेरे एक साथी थे जो बहुत अच्छे पत्रकार थे वो, और रायपुर से मैं था। तो हमने मान के चलिए कि एशियन गेम, मतलब मेरा ये पहला अनुभव था दिल्ली जाने का भी और एशियन गेम्स कवर करने का भी। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे मैनेजमेंट में मुझे इसके लिए चुना और मुझे भेजा। मैं 20 दिन वहाँ रहा और 20 दिन कोशिश की कि अधिकतम जो खेल है उनको मैं कवरेज कर सकूँ। लेकिन मेरा ज़्यादातर ध्यान हॉकी पर रहता था, क्योंकि हॉकी एक बहुत उस समय एक बड़ी सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई स्पोर्ट्स उस ज़माने में था तो हॉकी था। हालांकि ये अलग बात है कि इस समय हॉकी एक दूसरे स्थान पर आ गई है, प्रायोरिटी कुछ दूसरी प्रायोरिटी में खेल आ गए हैं। लेकिन एनीवे, मुझे मेरा ये कहना है कि स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है और ये आयोजन इस तरह से निरंतर होते रहना चाहिए। आयोजन जैसे जितनी आयोजन की संख्या जितनी बढ़ेगी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, ये लगातार हमको इसको जारी रखना पड़ेगा। जब ये जारी रखेंगे हम, तो हम मान के चलेंगे कि जो विकास हम चाहते हैं, जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं, वो डेवलपमेंट हमें सामने दिखाई देने लगेगा। जी अच्छा, तो रघुवंशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट है खेलों का, जिस ढंग से हो रहा है, ये फिजिकली, जैसे आप
छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ से जुड़े हुए, तो यहाँ पर किस ढंग का प्रयास आप लोगों के द्वारा हो रहा है कि खेल को आगे बढ़ाए? क्या कोई अधोसंरचना का निर्माण हो रहा है कि उसकी कितनी आवश्यकता है डेवलपमेंट की, इस खेल में आगे बढ़ने के लिए? सर, एक खिलाड़ी को अगर आपको तैयार करना है तो इक्विपमेंट और जो मैदान है, बिना उसके खिलाड़ी तैयार हो ही नहीं सकता है। जैसा कि अभी शायद हमारे बजट में भी घोषणा हुई है, एक इंडोर स्टेडियम नई राजधानी में भी बन रहा है, और इंडोर स्टेडियम एक बूढ़ा तालाब पे भी है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे विभिन्न मैचों का आयोजन हुआ है, और जब से वो आयोजन हुआ है तब से ही हमारे यहाँ के खिलाड़ी निकलना शुरू हुए हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा, काइकिंग कैनोइंग का 2013 में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन, नेशनल गेम्स में आप गए थे, आप जैसे जाते ही रहते हैं सभी नेशनल गेम्स में, केरला नेशनल गेम्स में जब आप गए थे, उसके बाद जस्ट हमारे यहाँ मेरे ख्याल से फरवरी 2013 की बात है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई काइकिंग कैनोइंग की, और वहाँ से जो मेडल हमारे शुरू हुए, 2 मेडल उसमें हमारी बच्चियों ने लिए थे, और वहाँ से जो मेडल शुरू हुए हैं तो वो निरंतर आज तक जारी है। और उससे पहले तक हमारे सीनियर में मेडल नहीं थे, जूनियर सब जूनियर में मेडल आ रहे थे। तो आयोजन होने का तो इटसेल्फ, और होम ग्राउंड होना, अपने स्टेट में होने का बेनिफिट मिलता है, अधोसंरचना का विकास होता है, इक्विपमेंट मिलते हैं बच्चों को, तभी तो बच्चे खेलेंगे। आप एक एग्जांपल लेते हैं सर, अगर टेनिस है, टेनिस में रैकेट ही नहीं होगा तो बच्चा टेनिस कैसे खेलेगा? नौकायान में मतलब नाव ही नहीं होगी तो बच्चा कैसे खेलेगा? तो इक्विपमेंट और अधोसंरचना का बहुत जरूरी है। आप बताऊं, जैसे हमारा कोटा एथलेटिक्स स्टेडियम अभी निर्माण हुआ, अपना जो स्टेडियम बना है, जब वो बना है तभी तो बच्चे एथलेटिक्स के लिए प्रैक्टिस करके वहाँ से निकलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अधोसंरचना का विकास राज्य में होना बहुत आवश्यक है, और ये सब निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है, ये निरंतर तभी हो सकता है राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होना। आप जैसे सर भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का खेलों का आयोजन होगा, जब वो होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होता तो जितने भी गेम हैं, 32 जितने भी गेम हैं, जितने भी हमारे खेल शामिल होंगे, उन सब का विकास हो गया होता, उन सब के लिए स्टेडियम बन गया। जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साथियों, एक बार फिर से खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है 6 अप्रैल को, और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध जी को, और ओलंपिक संघ के सहसचिव प्रशांत रघुवंशी जी को, और हम इनसे बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर विकास की ही बात है, तो जब 2 टीमों के खिलाड़ी मिलते हैं किसी जगह पर, तो आपको लगता है कि किस तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, आचार व्यवहार होता है, या खान पान में अंतर होता है, या लेन देन होता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये तो बहुत ज़रूरी है। मतलब होता क्या है कि प्रतिस्पर्धा तो अपनी जगह पर है। हमने देखा है कि नेशनल स्कूल्स गेम्स हो, कहीं हो, या अंतर्राष्ट्रीय किसी कोई भी प्रतियोगिता हो, या आप अभी IPL देख लें क्रिकेट में, आप देखते हैं कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से बिल्कुल इतना बुरी तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन जब मैच खत्म होता है तो एक दूसरे के गले मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल प्रतिस्पर्धा की भावना है, दुश्मनी नहीं है, वो भाईचारे की भावना है। जो भाईचारा इतना दिखाई देता है हमको, हम उसको देखते हैं कि स्पोर्ट्स के खत्म होने के दौरान। तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट जो है निरंतर होते रहना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, मैं ये जानता हूँ, ये हालांकि कहने में ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ हम रायपुर शहर की बात करें तो हमारे यहाँ 2 टूर्नामेंट बहुत प्रसिद्ध थे राष्ट्रीय स्तर के। एक था नेशनल हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें जो एथलेटिक्स क्लब आयोजित करता था, और दूसरा था हिंद स्पोर्टिंग क्लब, जो राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करता था, जो ईदगाह बाटा में होता था, ये सुभाष स्टेडियम में हुआ करते थे। बहुत भीड़ रहती थी,
सारे लोग काम धाम छोड़ के खासकर फाइनल मैच देखने के लिए तो पूरा पूरा शहर उमड़ पड़ता था। लेकिन अब ये, हालांकि मैंने जैसे कहा कि विकास तो निरंतर हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों की रुचि घट रही है, ये बड़ी बात। तो ये टूर्नामेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, लोगों का इन्वॉल्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा, और वो उनमें एक आत्मविश्वास का संचार होगा कि भाई नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा खेल में आगे आ रहा है तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। नहीं, बिल्कुल तो आपने सही बात कही आपने दिवाकर जी, और हमारे भी जो चूंकि ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी हैं रघुवंशी जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर निरंतर प्रतियोगिताएं करने के लिए किस तरह की प्लानिंग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की है, कि यहाँ पर मैदान है इंटरनेशनल लेवल के, चाहे क्रिकेट की बात हो, हॉकी की बात हो, बैडमिंटन की बात हो, या फिर टेनिस की बात हो, तैराकी की बात हो, कमी नहीं है, लेकिन लगातार जो टूर्नामेंट किए जाने की बात हुई, तो क्या कोई सोच है, क्या कोई प्लानिंग है, कैसा कुछ होता है? सर इसमें अगर आप बात करें कि निरंतर जो टूर्नामेंट या चैंपियनशिप्स का आयोजन होता रहना चाहिए, उसका सिंपल है सर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से ठीक पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी जिले हैं उनकी टीमें आएँ, खेलें, और यहाँ से फिर वो राष्ट्रीय, उनमें से टीम सेलेक्ट हो, वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करें। पर कुछ अभाव हैं, कुछ चीज़ें कम पड़ जाने के कारण कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना बंद हो गया, बंद सा ही हो गया है, कम हो रहा है। पहले खेल विभाग के साथ, मुझे जहाँ तक याद है, खेल विभाग के साथ मिलके होता था, खेल विभाग उसमें आगे बढ़ के कार्य करते, छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग उसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल संघ के साथ मिलके आयोजित करता था, और वो हर खेल के साथ होता था तो रेगुलर हो रहा था, एक कैलेंडर बन जाता था कि इस महीने में इस दिन इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन होगा, इस तरह से कैलेंडर एक निर्माण हो जाता था। वो निर्माण होने से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने लग जाती थी, बच्चों में आपस में कंपटीशन बढ़ता था, तो उनका खेल का भी विकास होता था, नई नई टेक्निक सीखते थे, वो चीज़ें सीखने के बाद यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक जाने का उनको मौका मिलता था। वो होना रेगुलर जरूरी है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए, जैसा कि आप भी गए हैं, अभी उत्तराखंड होके आए हैं, हमारे खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के 20 मेडल उसमें पाए हैं, 5 गोल्ड लिए हैं और 4 सिल्वर हैं, 11 रजत पदक के साथ में 20 पदक हमारे खिलाड़ी जीते हैं। वो पदक तालिका और बढ़ाई जा सकती थी और उसमें वो इम्प्रूवमेंट आया जा सकता है, जिसके लिए निरंतर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ खेल विभाग कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। बस एक घोषणा हो कि यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन अब होना है, तो आप देखिए किस तरह से सारे स्टेडियम, इक्विपमेंट, सबका अरेंजमेंट होना शुरू हो जाए। जी अच्छा, इसके साथ ही मैं दिवाकर भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि खेल के माध्यम से जब हम आपसी सद्भाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमें अभी तक कितनी सफलता मिली है, और क्या सोचते हैं आप कि ये एक अच्छा माध्यम है खेल, जिसके द्वारा आपसी प्रेम को हम बढ़ा सके, जो मतभेद है उसको दूर कर सके, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जो स्पोर्ट्स एक अच्छा माध्यम है आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, सामंजस्यता बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये होता रहना, जिससे निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। पर मैं एक सोचता हूँ, जैसे हम स्पोर्ट्स की यदि बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे हम यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक आपने सुना होगा, एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन था, कैच देम यंग करके। कैच देम यंग मतलब ये बच्चों को जो बच्चे जो हैं तो उन्हीं को उसी समय उनको खेलों के लिए चुना जाए। तो मेरा अपना सोचना ये है कि हर बड़े शहर में एक हॉस्टल आना चाहिए। एक हॉस्टल ऐसा होना चाहिए जिसको हम स्पोर्ट्स हॉस्टल कह सके। उस स्पोर्ट्स हॉस्टल में आप उम्र तय कर लीजिए आपको किस उम्र से लेना है। पर कैच देम यंग की बात करें तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के बच्चों से शुरुआत होनी चाहिए। मिडिल क्लास के बच्चों को आप वहाँ बुलाइए, सिलेक्ट कीजिए, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें प्रतिभा है ऐसे ही लड़कों को सामने लाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा आपको। और चुनने का माध्यम से निश्चित रूप से टूर्नामेंट्स हैं, प्रतिस्पर्धा है, इसमें जो आप चुनेंगे बच्चों को, उनको आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में लाइए, उनका एजुकेशन देखिए, उनका पूरा खर्चा उठाइए, उनको खिलाइए पिलाइए और उनको नेशनल या जैसे भी स्टेडियम जो भी टूर्नामेंट्स है तो उनको पार्टिसिपेट उनको करवाइए। जब ये चीज़ें आएंगी, जब हम देखेंगे हर बड़े शहर में, बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में यदि टूर्नामेंट इस तरह से हॉस्टल्स बनाए जाते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट स्पोर्ट्स के विकास में
टोटल डेवलपमेंट के विकास में, सामाजिक सद्भाव के विकास में, शांति के विकास में बड़ा योगदान इसका होगा, बशर्ते ये हो। दिक्कत यही है कि ये हो नहीं पा रहा है। जी हाँ, आपने सही कही, लेकिन प्रशांत जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो अभी आप तो शेप द डिप्टी मिशन होकर गए थे छत्तीसगढ़ की तरफ से उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में, तो वहाँ पर किस तरीके का आपने माहौल, वातावरण देखा, किस कैसा डेवलपमेंट देखा और कैसा माहौल देखा आपने? हम चाहेंगे कि जरूर आप शेयर करें। जैसा आप बता ही रहे हैं कि वहाँ पे मैं गया था, अपनी टीम्स लेके हम लोग साथ में गए थे। वहाँ का पूरा जो माहौल था वो खेलमय हो गया था, आप उसको ऐसे ले सकते हैं। उन्होंने उत्तराखंड आप जाते हैं, पहाड़ी एरिया है, उसके बाद भी उन्होंने सारी अधोसंरचना का विकास किया है। एक खेल गांव टाइप का बनाया है जिसमें सारे स्टेडियम्स हैं। देहरादून की बात करता हूँ, वहीं पे सारे टूर्नामेंट्स लगभग सारे, हल्द्वानी में भी हुआ है, टेहरी डैम में भी हुआ है, आई एग्री, लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट उन्होंने देहरादून में ही करवा दी। एक बहुत बड़ा एरिया एयरपोर्ट के बाद उन्होंने विकसित किया, वहाँ पे सारे स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने ओपनिंग करी और बाकी के जो अधोसंरचना है वहीं पे विकसित किए। साथ ही एक उनके वहाँ पे हॉस्टल जो आप बोल रहे हैं, उसी में मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ उसी बात को। वहाँ पर उन्होंने रहने की व्यवस्था भी की है खिलाड़ियों के लिए, और रेगुलर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नेशनल गेम्स किया, अधोसंरचना विकास किया, आयोजन किया और ख़त्म। वहाँ पर रेगुलर बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, खेल सकें, इसकी व्यवस्था है, वहाँ रह के व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और है दिवाकर जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, हमें किसी पर कोई दोष नहीं लगाना है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कमी है मीडिया में। लगता है आपको कि कुछ खास खेलों को छोड़ दिया जाता है, कुछ खेलों को अधिक महत्व दिया, क्या सोचते हैं आप, और किस ढंग का इसमें होना चाहिए बिना किसी मीडिया में जो कवरेज होता है वो खेल की पॉपुलरिटी को देख के होता है। अब आईपीएल की बात करें, आप आईपीएल का कवरेज बहुत मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे खेलों को आपने छोड़ दिया है। मीडिया के लिए मतलब पक्षपात वाली कोई बात ही नहीं होती। जो ज़्यादा आप देखिए, वर्ल्ड कप फुटबॉल की हम बात करें, वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है, देखिए वहाँ कितनी भीड़ रहती है और किस तरह से कवरेज मिलता है मीडिया में। तो मीडिया कोई वो बाइफरकेट नहीं करता कि यार यूँ जो इसको कवर करना है, उसी को कवर करना है, इसको कम करना है, उसको ज़्यादा करना है, उसको डिलीट करना है, छोड़ देना, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि अचीवमेंट क्या है और पॉपुलरिटी क्या है। तो हम ये निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले बताया कि ओलंपिक हॉकी में हमारा बड़ा वर्चस्व किसी ज़माने में रहता था। बहुत सारे ओलंपिक मेडल हमने जीते हैं, वो नाम बताने की ज़रूरत नहीं, हर कोई जानता है। लेकिन अब क्या स्थिति है, तो धीरे धीरे हॉकी का जो है वो ह्रास हुआ। क्यों हुआ, उसके जो बहुत सारे कारण होंगे, इसके बारे में अपन नहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन पॉपुलर कौन सा हुआ, क्रिकेट हुआ। आज ये स्थिति के घर में बच्चा जो यदि पूछा जाए किसी बच्चे को, भैया तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करोगे, तो वो किसी और खेल का नाम नहीं लेगा, केवल क्रिकेट का नाम लेगा। और ये जो है, इसकी वजह से भी, इस भावना की वजह से, इस धारणा की वजह से भी जो हमारा जो बाकी जो स्पोर्ट्स है वो एक तरह से सेकेंडरी होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं चाहूँगा कि प्रशांत जी ये बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये जो 6 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये इसका उद्देश्य कहाँ तक सार्थक हो रहा है, क्या सोचते हैं आप? इसके शांति और एकता की बात है, वही बोल रहा हूं, शांति और एकता की अगर बात करते हैं, शांति और विकास की बात जी, इस चीज़ के लिए ओलंपिक्स जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी लगातार कार्यरत है। एक एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूँगा। जाम्बिया में ओलंपिक सेंटर एक स्थापित किया गया है, जिसमें 1988 में उसमें 1000 बच्चों को रखा गया और 12 खेल उसमें लगभग रखे गए। टाइकांडो भी है उसमें, बहुत सारे गेम्स हैं। तो उनको लेके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं पर उनको खाना, रहना, शिक्षा, मतलब जो उनको स्कूल शिक्षा मिलनी चाहिए वो भी मिल रही है। और जो खेल उनका सिलेक्ट करें, जो उनका 12 खेल विधाओं में जो भी उनको सिलेक्ट करना है, उसके लिए वहाँ पे प्रशिक्षक हैं, वो उसमें उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जाम्बिया आप जानते हैं किस एरिया में बात कर रहा हूँ, आप शांति की बात करते हैं तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये है। और जाम्बिया की राजधानी में ये अपना सेंटर डाला गया है, जिसके लिए फंडिंग वहाँ की लोकल अफ्रीकन ओलंपिक संघ के साथ साथ आईओसी ने भी मदद करके एक संयुक्त रूप से उसको स्थापित किया है। आप देखेंगे वहाँ पर ओलंपिक की खेल भावना जो है कि बिना जाति, बिना रंग, बिना धर्म के भेदभाव के सबको एक समान रख के शिक्षा दीक्षा देना, खेल के उसमें आगे बढ़ाना, वो वहाँ पे चलता। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और समय
हमें अब आगे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल है जिसमें शांति और विकास की बात है, उसमें बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत एक मैं चेंज अच्छा। चाहूँगा, जी, जी। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट की हम बात करें, जो चेंजेस की बात करें, तो सबसे अच्छी बात जो हुई है कि खेलों में महिलाएं आगे आई जी और उन्होंने मेडल जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वरना एक समय ऐसा था जब महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत निग्लिजिबल था, बहुत न्यूनतम था, लेकिन वो पार्टिसिपेशन जो है बहुत बढ़ गया है और ये बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छा संकेत है ये कि महिलाएं इस दिशा में भी बहुत आगे। चलिए, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी और साथियों, आपने देखा कि किस ढंग से खेल में और शांति और विकास की बात हम कर सकते हैं खेलों के द्वारा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही खेल खिलाड़ी का हमारा आज का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।